बिल्कुल भाई, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। तो गुरुग्राम जिले में मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में उद्योग पढ़ाए थे और उद्योगों में मैंने आप लोगों को बताया था कि गुरुग्राम जिले के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, इसी कारण इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं। चिन्नी मिट्टी नामक खनिज सबसे जो ज्यादा पाया जाता है वो गुरुग्राम जिले के अंदर ही पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर चिन्नी मिट्टी बर्तन उद्योग भी है। औषधि उद्योग की हम बात करें तो गांव का नाम याद रखेंगे, डुंडा एड़ा गांव है। ऑटोमोबाइल्स उद्योग के कारण ही मानेसर को ऑटो हब कहा जाता है। हरियाणा का ऑटो हब मानेसर को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ का ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर बच्चों पॉपुलर है। फार्मा उद्योग की हम बात करें, ये भी गुरुग्राम के अंदर है। सॉफ्टवेयर उद्योग भी बच्चों गुरुग्राम में है। बेनेटन एक ब्रांड है इटली देश का, और ये बेनेटन नाम का जो ब्रांड है ये चमड़े के जूते, बैग, पर्स इत्यादि के अंदर डील करता है। तो ये भी पेपर में आपसे एक बार पूछा गया था। और एक था आपका आईसी चिप्स, इंटीग्रेटेड जो चिप्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पर बड़े स्तर पे बनाई जाती हैं, इसीलिए बच्चों इसे आईटी सेक्टर का हब भी बोल देते हैं, इसे सिलिकॉन वैली भी बोल देते हैं। अब देखिएगा, गुरुग्राम के अंदर उद्योगों की मैं चर्चा करूं तो उद्योग गुरुग्राम में बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे जो मेन उद्योग है वो कौन सा होगा? मारुति उद्योग होगा। हरियाणा के अंदर औद्योगिक इकाइयां बहुत सारी हैं। हरियाणा में औद्योगिक इकाइयां बहुत सारी हैं, लेकिन जो सबसे मेन उद्योग है हरियाणा के अंदर, या तो एक ट्रैक्टर उद्योग है या मेरे बच्चों एक मारुति उद्योग है। तो आज हम चर्चा करते हैं फिर मारुति उद्योग से। तो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मारुति उद्योग। गुरुग्राम। बच्चों यदि हम बात करें तो इस कंपनी की जो स्थापना है सबसे पहले, कंपनी की जो स्थापना है वो सबसे पहले 1970 के अंदर वो MTSPL के नाम से हुई थी। MTSPL। बच्चों MTSPL का मतलब है मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो MTSPL के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड करवाई थी, और ये कंपनी रजिस्टर्ड करवाई थी किसने? संजय गांधी ने। क्योंकि संजय गांधी ने ही सपना देखा था कि हर मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार के अंदर एक 4 टायरों वाली सस्ती गाड़ी पहुंचाई जाए, और उसी सपने को पूरा करने के लिए संजय गांधी लगे थे। तो इस कंपनी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? इंदिरा गांधी के बड़े बेटे संजय गांधी थे। संजय गांधी ने कंपनी का जो नाम रखा था मारुति। तो मारुति का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? मारुति का मतलब होता है हनुमान। मारुति जो है वो पर्यायवाची शब्द है भगवान हनुमान का। तो भगवान हनुमान के नाम पर कंपनी का नाम रखा गया मारुति। तो मारुति सुजुकी की किसी भी गाड़ी में बैठ के तुम जाते हो, जब मारुति की गाड़ी की तुम बच्चों ताकी खोलते हो, खिड़की खोलते हो, तो समझ लीजिएगा कि आप भगवान हनुमान की ही खिड़की खोल रहे हो, भगवान हनुमान के अंदर आप बैठ रहे हो। क्योंकि मारुति इज इक्वल टू क्या है? भगवान हनुमान। तो भगवान हनुमान के नाम पर कंपनी का नाम रखा गया मारुति, ठीक है। बच्चों कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी थी। हरियाणा के अंदर जमीन प्रोवाइड करवाने का काम किया था बंसीलाल ने। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट हेतु
तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल के द्वारा, क्योंकि सभी राज्यों ने जमीन देने से मना कर दिया था, लेकिन संजय गांधी के ये लंगोटिया यार थे और इन्होंने ही अपने दोस्त का सपना पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दिल्ली के साथ लगते हरियाणा के गुरुग्राम में सस्ते दामों में जमीन उपलब्ध करवाने का काम कंपनी को किया था। तो इस प्रोजेक्ट हेतु तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल द्वारा गुरुग्राम की जमीन उपलब्ध करवाई गई थी बच्चों, क्योंकि सभी राज्यों ने जमीन जिस रेट पर संजय गांधी चाहते थे देने से मना कर दिया था। तो संजय गांधी के लंगोटिया यार बंसीलाल ने ही बच्चों सस्ते दामों में जमीन देने का काम किया था। तब जाके संजय गांधी ने कंपनी और कंपनी के लिए जमीन बच्चों एक्वायर की थी और दिल्ली के साथ लगते गुरुग्राम में ही बच्चों उनको जमीन मिल गई थी। लेकिन संजय गांधी अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। एक विमान चलाते हुए बच्चों इनका विमान जो है वो क्रैश कर जाता है और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इंदिरा गांधी जब संजय गांधी की अंतिम संस्कार पर रो रही थी तो रोते रोते उसने अपने बेटे के सपने को याद किया कि उनके बेटे का सपना था भारत के हर मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर 4 टायरों वाली सस्ते दाम के अंदर गाड़ी पहुंचाना, और जीते जी वो उनका बेटा सपना पूरा नहीं कर पाया। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो मेरे बेटे को या मेरे बेटे की सपने को पूरा करना होगा, और मेरे बेटे का जब सपना पूरा होगा, हर घर के अंदर गाड़ी पहुंचेगी, मारुति की गाड़ी बनेगी, तो मेरे बेटे की आत्मा को क्या मिल सकेगी? शांति मिल सकेगी, मुक्ति मिल सकेगी। और इसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जापान की कंपनी सुजुकी को बच्चों इन्वाइट करती है भारत के अंदर, और जापान की कंपनी सुजुकी जब आती है तो इंदिरा गांधी के द्वारा मारुति नाम की कंपनी के अंदर 26.5% की हिस्सेदारी दी जाती है। जब 26.5% की हिस्सेदार जापान की कंपनी सुजुकी हो जाती है तो कंपनी का नाम मेरे बच्चों 1981-82 के अंदर हो जाता है मारुति सुजुकी। क्या हो जाता है? मारुति सुजुकी। तो आपको ध्यान रखना है, जापान की कंपनी सुजुकी के द्वारा, सुजुकी किसकी है? जापान की। मारुति किसकी है? इंडिया की। तो जापान की कंपनी सुजुकी द्वारा 26.5% की हिस्सेदारी मारुति कंपनी में डाली गई बच्चों। अब जापान की कंपनी सुजुकी को गाड़ी ऑलरेडी बनानी आती थी, तो बच्चों अगले ही साल 14 दिसंबर का दिन था, 14 दिसंबर 1983 का वो दिन आया जब पहली मारुति सुजुकी की गाड़ी लोगों ने बाजार में देखी। तो 14 दिसंबर 1983 आपको ध्यान रखना है। कंपनी की पहली गाड़ी कंपनी की प्रथम गाड़ी मारुति सुजुकी 800। कंपनी की पहली गाड़ी मारुति सुजुकी 800 बाजार में उतारी गई बच्चों। और पहली गाड़ी जो दी गई थी वो हरपाल सिंह नाम के एक सरदार को दी गई थी। पहली जो गाड़ी थी लगभग बच्चों 47,500 रुपए में बिकी थी। ये भी आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया कई बार यूट्यूब के ऊपर क्लासेस में, लेकिन वहां से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, अब यहां से एक नया क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है कि मारुति की गाड़ियां निर्यात जो हुई थी वो सबसे पहले कौन से देश में हुई थी? वो देश है हंगरी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मारुति की गाड़ियों का निर्यात
मारुति की गाड़ियों का निर्यात हंगरी देश के अंदर, यूरोप महाद्वीप का देश है हंगरी, जहां पर बच्चों सबसे पहले ये मारुति की गाड़ियां क्या है निर्यात की गई थी। हंगरी देश के अंदर सबसे पहले ये गाड़ियां सड़कों के ऊपर आप लोगों को दौड़ती हुई देखने को मिली होंगी। ठीक है, यदि आप हंगरी कभी गए होंगे इस दौरान। चलेगा, आगे हम बात करेंगे, ये उद्योग थे सारे के सारे। उद्योग के बाद मेरे बच्चों चर्चा करते हैं यहां पर मंदिरों की। मंदिर, यदि मैं आप लोगों से पूछूं मंदिर कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है बच्चों माता शीतला मंदिर। माता जो शीतला मंदिर है बच्चों ये आपका गुरुग्राम में है। यदि हम माता शीतला के बारे में चर्चा करें तो माता शीतला का जो परिचय है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि माता शीतला जो है ये गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी है। गुरु द्रोणाचार्य की क्या है, ये पत्नी है। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी माता शीतला के यदि हम अन्य नाम की बात करें तो बच्चों वास्तव में इनका जो नाम था, जो घरवालों ने इनका नाम रखा था वो ललिता रखा था। क्या रखा था, ललिता। और ये जो ललिता थी ये कृपाचार्य नाम के ऋषि की बहन थी। कृपाचार्य नाम के ऋषि की बहन होने के कारण इसको बोल दिया गया कृपी। और कौरवों और पांडवों ने जब गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ली है तो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी शीतला को वो अपनी माता से भी बड़ा दर्जा देते थे और माँ शीतला को वो बड़ी माता के नाम से पुकारा करते थे, तो इनको बड़ी माता भी कहा जाता है। बड़ी माता भी कहा जाता है। ठीक है, जब भी हमारे शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने या बड़े बड़े दाने निकल आते हैं तो घर वाले यही बोलते हैं कि माता निकल आई है। बड़े दाने निकलते हैं तो बड़ी माता निकल आई है, और छोटे दाने निकलते हैं तो छोटी माता निकल आई है। तो बड़ी माता निकलना, छोटी माता निकलने का मतलब है शीतला माता उन दिनों हमसे नाराज चल रही होती है, और शीतला माता की वो नाराजगी है जो शरीर के ऊपर बड़े बड़े दानों के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, तो ये इनके अन्य नाम है। यदि हम बात करें इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है, अब ये मंदिर तो बना हुआ है महाभारत काल का ही, लेकिन आज का जो भव्य मंदिर हम देखते हैं, ऐसा मंदिर बनाने का काम किसने किया, जीर्णोद्धार किसने किया है, 18वीं सदी के अंदर। बच्चों हर किताब के अंदर 1650 दे रखा है, जो कि गलत रहेगा। बिल्कुल एक्यूरेट आप डेटा पढ़िएगा, 18वीं सदी बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। 18वीं सदी में इसका जीर्णोद्धार हुआ, और भरतपुर के शासक, भरतपुर राजस्थान के अंदर है, भरतपुर के शासक जवाहर सिंह। तो भरतपुर के शासक जवाहर सिंह द्वारा, भरतपुर के शासक जवाहर सिंह के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। यदि हम बात करें जो ये मंदिर बनवाया गया है तो इसकी वास्तुकला कैसी है, वास्तुकला का मतलब पैटर्न, किस पैटर्न के ऊपर बनाया गया। अब आदमी राजस्थान का है तो वास्तुकला कौन सी होगी, राजस्थानी होगी। कई किताबों में मुगलाई दे रखा है, मुगल लोग कभी मंदिर नहीं बनाते थे, राजस्थानी वास्तुकला के ऊपर ये क्या था, आधारित था। ठीक है बच्चों, अब ये मंदिर जो है एक बहुत बड़ा मंदिर है। अपनी नजरों में बड़ा मंदिर कौन सा होगा, अपनी नजरों के अंदर बड़ा मंदिर वो होगा जहां पर बड़ी संख्या में लोग जाते होंगे। जब बड़ी संख्या में लोग जाएंगे तो 100-200 रुपये चढ़ा के भी आएंगे डर के मारे, तो यहाँ पर चढ़ावा बहुत ज्यादा होगा। जब भगत ज्यादा है तो चढ़ावा ज्यादा है, और जब चढ़ावा ज्यादा है तो उस मंदिर में रहने वाले पुजारी उस चढ़ावे का कभी भी गलत इस्तेमाल ना कर ले। इसी डर के चलते बच्चों राज्य सरकार इतने बड़े मंदिरों को अपने कब्जे में ले लेती है,
और उन मंदिरों की निगरानी के लिए उन मंदिरों के नाम पर ही क्या बना देती है, एक बोर्ड बना देती है। तो राज्य सरकार के द्वारा राज्य में स्थित बड़े मंदिरों को अधीन करके जो बोर्ड बनाया जाता है उसे हम श्राइन बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्राइन बोर्ड। तो बच्चों ये शीतला माता मंदिर है, तो इस श्राइन बोर्ड का नाम भी क्या होगा, शीतला श्राइन बोर्ड होगा। और यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि शीतला श्राइन जो बोर्ड है, शीतला जो श्राइन बोर्ड है, इसका गठन कब किया गया, तो बच्चों आप लोगों को बोलना है शीतला श्राइन बोर्ड का गठन 1991 में किया गया सर। यदि ये शीतला श्राइन बोर्ड है तो इस बोर्ड के कोई ना कोई अध्यक्ष भी होंगे, बिल्कुल होंगे। बोर्ड को कोई ना कोई तो चलाएगा, कोई ना कोई तो चौधरी होगा। तो बच्चों इस बोर्ड के अध्यक्ष कोई और नहीं होते बल्कि मुख्यमंत्री होते हैं। तो जब भी आप माता शीतला के दरबार में मत्था टेक के आते हैं और वहां डर के मारे 400-500 रुपए चढ़ा के आते हैं, तो वो माता के दरबार में नहीं चढ़ता, वो खट्टर के चरणों में चढ़ता है चढ़ावा। क्योंकि बच्चों उस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है, जो भी राज्य का सीएम होगा वो इस बोर्ड का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। तो चढ़ावा वगैरह तुम कम चढ़ाया करो, बाहर जो भिखारी होते हैं उनको तुम खाने पीने की वस्तुएं ज्यादा दे दिया करो, क्योंकि भगवान को नहीं पता कौन सी करेंसी धरती के ऊपर चल रही है। ठीक है, समझ में आई बात। तो मेरे बच्चों डर के मारे तुम पैसा जेब से मत निकाला करो, भगवान आपका कभी भी बुरा नहीं करेगा। जब हमारा वो बुरा नहीं करता है तभी तो हम उन्हें भगवान बोलते हैं। यदि भगवान ने ही हमारा बुरा करना स्टार्ट कर दिया तो फिर वो भगवान है ही नहीं। ठीक है, तो भगवान का दर्जे का मतलब क्या है, जो हमारा कभी भी बुरा नहीं कर सकता, चाहे हम उसके बारे में कुछ भी बोलें, चाहे तुम गलत भी बोल दो भगवान के बारे में, यदि वास्तव में वो भगवान है तो आपका बुरा वो कभी नहीं करेंगे। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलेगा, एक मंदिर और है यहाँ, भीमकुंड मंदिर। भीमकुंड मंदिर जो है ये पिंचा खेड़ा गांव में है बच्चों। भगवान शिव को ये समर्पित है। भगवान शिव को ये क्या है, समर्पित। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो मंदिर होगा आपका वो और भी इंपॉर्टेंट होगा, और मंदिर का नाम है एकलव्य मंदिर। एकलव्य मंदिर जो है बच्चों ये खांडसा गांव में है। और खांडसा गांव है गुरुग्राम में। सबसे खास बात है कि एकलव्य के नाम पर भारत में ये इकलौता मंदिर है बच्चों। इस नाम पर भारत में ये इकलौता मंदिर है। साथ में ये भी ध्यान रखना है, ये मंदिर वहां पर बनाया गया है जहां पर एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के कहने पर अपने दाहिने हाथ का अंगूठा बच्चों सौंप दिया था। और जब वो दाहिने हाथ का अंगूठा काटा जाता है एकलव्य के द्वारा तो वो इसी खांडसा गांव की धरती के ऊपर गिरता है। और बाद में जब एकलव्य के बारे में ये कहानी वहां के लोग सुनते हैं तो वो मानते हैं कि एकलव्य भगवान तो नहीं था, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने गुरु के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, इतना बड़ा अपना शरीर का अंग उसको सौंपा है, तो इसका मतलब वो भगवान से कम भी नहीं थे। और एकलव्य को बच्चों पूजा जाना यहाँ पर शुरू कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा
गुरु द्रोणा द्वारा मांगा गया दाहिने हाथ का अंगूठा इसी स्थान पर गिरा था। एकलव्य के नाम पर स्टेडियम जींद में है बच्चों। एकलव्य के नाम पर स्टेडियम जींद में है, और एकलव्य के नाम पर मंदिर की मैं बात करूं तो वो खांडसा गांव में है। तो ये 3 मंदिर आप लोगों को यहां पर ध्यान रखने हैं। मंदिरों के बाद हम बात करेंगे मेलों की। चलेगा, सबसे पहला जो मेला होगा वो आप लोगों को ध्यान रखना है शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला लगता है बच्चों गुरुग्राम में। सबसे खास बात आपको ध्यान रखनी है कि यह लगता है आषाढ़ के महीने में। तो जब भी मैं मेले आपको पढ़ाऊंगा कुछ देसी महीनों के नाम लिखवाऊंगा, वो आपको याद रखने हैं। आषाढ़ महीने में ये आयोजित किया जाता है। बच्चों ये मेला जो प्रसिद्ध है वो चेचक के रोगियों के लिए प्रसिद्ध है। चेचक जिसे हम चिकन पॉक्स बोलते हैं, जो शरीर के ऊपर बड़े बड़े दाने निकल आते हैं, चेचक के रोगियों हेतु ये आपका क्या होगा, सर प्रसिद्ध होगा। चेचक के रोगियों हेतु ये क्या है, प्रसिद्ध है। ये है शीतला माता का मेला। शीतला माता के मेले के बाद नेक्स्ट है बूदो माता का मेला। वो मुबारकपुर गांव के अंदर लगता है बच्चों। नेक्स्ट मेला है बूढ़ी तीज का मेला। बूढ़ी तीज का जो मेला है ये लगता है आलदुर्का गांव के अंदर। बूढ़ी तीज का मेला है आलदुर्का गांव के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों भगत पूर्णमल का मेला। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कासन गांव में। जब मैं गांव के नाम याद आपको करवाऊं तो आपको गांव के नाम से ही वो याद रखना है बच्चों, ठीक है। कासन गांव के अंदर ये लगता है भगत पूर्णमल का मेला। नेक्स्ट मेला है सा चोखा खोरी का मेला। सा चोखा खोरी का मेला ये खोरी गांव के अंदर लगता है बच्चों। और इस मेले को लेकर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, ये जो मेला है ये मुस्लिम समुदाय के लिए लगने वाला हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध मेला है।
मुस्लिम समुदाय के लिए लगने वाला सबसे प्रसिद्ध मेला है बच्चों ये। मुस्लिम समुदाय हेतु लगने वाला ये क्या है, सबसे प्रसिद्ध मेला है। सात चोखा खोरी के बाद अगला मेला है मेरे बच्चों महादेव का मेला। महादेव का जो मेला लगता है वो इच्छापुरी के अंदर। इच्छापुरी गांव के अंदर। सर साड और असाड एक ही होते हैं, बिल्कुल साड और असाड एक ही होते हैं भाई, ठीक है। चूरमा ले आऊंगे जी आप खातर, भाई चूरमा जरूर खाऊंगा जब उस साइड आऊंगा, टोहाना नरवाना साइड, ठीक है। अब स्पेशल इतनी दूर से चूरमा लेके आएगा तो ठंडा हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अब तूने शादी में तो बुलाया नहीं, तेरी शादी भी होली मैंने स्टेटस देखे थे, ठीक है। तूने शादी में तो बुलाया नहीं, अब चूरमे की तो बात कर रहा है। चलेगा कोई ना, शादी के बाद आगे और मौके आएंगे। बहुत जल्दी तुम माता पिता बनो, ठीक है। बहुत जल्दी का मतलब है लगभग 1 साल के बाद, जो टर्म एंड कंडीशन क्राइटेरिया होता है पेरेंट्स बनने का, इतने टाइम के बाद, ठीक है। ठीक है चलिएगा, है ना। हाँ तो उस समय बुला लेना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शादी वाला माफ किया। चलेगा आगे बढ़े फिर। बहुत अच्छे। तो यहाँ पर ये मेले लगते हैं। मेलों के बाद अब किसकी चर्चा करोगे तुम? मेलों के बाद गुरुजी चर्चा कर लेते हैं मस्जिद की। मस्जिद क्या होता है? मस्जिद एक ऐसा स्थान होता है जहां पर मुस्लिम लोग जाके अपने भगवान को याद करते हैं, नमाज अदा करते हैं, से हम मस्जिद बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर जो मस्जिद होगी उसमें ध्यान रखना है सबसे पहले सराय अली वर्दी की मस्जिद। सराय अली वर्दी की मस्जिद। अब सराय अली वर्दी क्या है? गांव का नाम है बच्चों। सराय अली वर्दी की मस्जिद सराय अली वर्दी में है, और ये सराय अली वर्दी है गुरुग्राम में। और यदि मैं चर्चा करूं इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण तुम करवा देना अलाउद्दीन खिलजी के हाथों। इसका निर्माण तुम करवा देना अलाउद्दीन खिलजी के हाथों। और यहां पर कौन सी मस्जिद है? और यहां पर है चोमा मस्जिद। चोमा मस्जिद, चोमा मस्जिद भी कहाँ है मेरे बच्चों? गुरुग्राम में है। तो ये दो मस्जिद तुम्हें यहां पर रखनी है ध्यान, ठीक है। चर्चा करते हैं फिर यहां पर और किस चीज की? चर्चा करते हैं शिक्षा और संस्थान की। शिक्षा व संस्थान। एक दो बच्चा मेरे को जल्दी से आंसर दो, जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताओ, क्या गुरुग्राम के अंदर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है? क्या गुरुग्राम के अंदर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है? स्टेट यूनिवर्सिटी का मतलब जैसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है,
गुरु जुम्बेश्वर विश्वविद्यालय है। ऐसे क्या कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है मेरे बच्चों? जामा मस्जिद भी है, लेकिन जामा मस्जिद लिखेंगे नहीं यहाँ, क्योंकि जामा मस्जिद कई जगह है हरियाणा में, और सबसे बड़ी जो जामा मस्जिद है ना वो पानीपत के अंदर होगी। एक बार बताओगे तुम मेरे को जल्दी से कमेंट करके, क्या यहाँ पर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी तुमने पढ़ी है आज तक? डिफेंस यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन वो मेरे भाई स्टेट यूनिवर्सिटी में काउंट नहीं होती है। जिंदगी बर्बाद। अमेठी है, अमेठी है, अरे अमेठी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लखनऊ। क्या बात है, यूनिवर्सिटी थोड़ी पूछा है मैंने, स्टेट यूनिवर्सिटी पूछा है। चलो कोई ना, अब स्टेट यूनिवर्सिटी नोट कर लेना। यहाँ पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी बच्चों अब स्थापित हो चुकी है गुरुग्राम के नाम से ही, इसे बोलते हैं गुरुग्राम विश्वविद्यालय। हरियाणा के अंदर आज के समय 21 स्टेट यूनिवर्सिटी है, 21। 21 स्टेट यूनिवर्सिटी में से एक स्टेट यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के अंदर है, और उसका नाम है गुरुग्राम विश्वविद्यालय। तो गुरुग्राम जो विश्वविद्यालय है ये आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये राज्य विश्वविद्यालय है, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये अपने और कॉलेज भी चला सकता है। और हम चर्चा करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई है 2017 में बच्चों। ठीक है, SGT सर, अमेठी यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के नाम ले रहे हो तुम लोग, ठीक है, मैं सरकारी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है, यहां पर है डिफेंस यूनिवर्सिटी। डिफेंस यूनिवर्सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी, या हम इसे क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चों, हम हैं हिंदी माध्यम के स्टूडेंट तो इसे बोल देंगे रक्षा विश्वविद्यालय। रक्षा विश्वविद्यालय, डिफेंस यूनिवर्सिटी या रक्षा विश्वविद्यालय, ये है बिनोड़ा गांव में। बिनोड़ा गांव गुरुग्राम। ठीक है बच्चों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये भारत की प्रथम डिफेंस यूनिवर्सिटी है। भारत की ये प्रथम डिफेंस यूनिवर्सिटी है। बात करें इसके उद्घाटन की, तो मेरे बच्चों इसका उद्घाटन 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया था। मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है अमिटी। अमिटी निजी विश्वविद्यालय।
ये मानेसर के अंदर है बच्चों। प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो यहाँ और भी बहुत सारी हैं, एसजीटी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। अमेठी निजी विश्वविद्यालय ये कहाँ है? मानेसर के अंदर। यहाँ पर हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय की। बच्चों गुरुग्राम का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो है फर्रुख नगर में। और फर्रुख नगर कहाँ है? गुरुग्राम में। फर्रुख नगर गुरुग्राम। करनाल का जवाहर नवोदय विद्यालय हमने कहाँ पढ़ा था? सागा के अंदर पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर चर्चा करते हैं संस्थानों की। संस्थानों में मेरे बच्चों आपको सबसे पहले ध्यान रखना है SCERT, जो आपके पेपर में पूछा गया था, CET के पेपर में। SCERT, SCERT की फुल फॉर्म पहले पता होनी चाहिए, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछेंगे कि सर इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तो स्टेट को बोलते हो तुम राज्य, एजुकेशनल को बोलते हो शिक्षण, रिसर्च को बोलते हो अनुसंधान, एंड को बोलते हो और, ट्रेनिंग को बोलते हो प्रशिक्षण, और काउंसिल को बोल देते हैं परिषद। तो हिंदी में बोलते हैं इसको ये। ठीक है, हम बात करें इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना पेपर में तुमसे पूछी गई थी 1979, 1979। और 1979 के अंदर बच्चों SCERT कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम। तो शिक्षा के क्षेत्र में काउंसलिंग करवाने की जिम्मेदारी SCERT के पास होती है। SCERT के बाद अगला जो इंस्टीट्यूट है वो है हिप्पा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हिप्पा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए पहले तो, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसे बोलेंगे हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान। और मेरे बच्चों स्थापना की जब चर्चा होगी तो 1983 गुरुग्राम में हिप्पा की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, हिप्पा के बाद नेक्स्ट है आपका HREC। HREC, HREC का मतलब समझते हो तुम? हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। इसको बोलते हैं बच्चों हरियाणा परिवहन, इंजीनियरिंग को हिंदी में बोलते हैं अभियांत्रिकी।
और कॉरपोरेशन को बोलते हैं निगम। ठीक है। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई 1987 के अंदर, 1987 के अंदर। इसके बाद है मेरे बच्चों IIPM। नेक्स्ट है IIPM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट। भारतीय पेट्रोलियम, भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन। मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करने वाला, प्रबंधन करने वाला संस्थान। बच्चों स्थापना 1995, गुरुग्राम। नेक्स्ट है NBRC, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। ये आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी है मेरे बच्चों। और मैं तुमसे पूछूं कि हरियाणा में कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी है? हरियाणा में कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी है? ऐसा कोई स्टूडेंट है जो मेरे को बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे दे आज का। आज का मतलब समझ रहे हो ना तुम? आज का मतलब समझ रहे हो ना? अभी 9:03 हुए हैं, तो 9:03 तक सबसे एक्यूरेट आंसर देखता हूं कौन देगा। हरियाणा में कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी है? और यदि जो बच्चा करेक्ट आंसर देगा ना, पक्का एक बहुत बड़ा गिफ्ट मैं उसको घर पे भेज दूंगा, पक्की बात है। यदि आप लोग एक्यूरेट आंसर मेरे को देते हैं विद इन 30 सेकेंड। ऐसा नहीं कि गूगल के ऊपर मैंने गिफ्ट का नाम लिया है तो गूगल को छान मारोगे तुम। ईमानदारी का भी आपको परिचय देना है। एक बड़ा गिफ्ट आपके घर में भेज दूंगा मेरे भाई, यदि आप एक्यूरेट आंसर दे देते हो तो। टाइम हो चुका है कंप्लीट। वाह भाई वाह, एक दो बच्चे ने ठीक आंसर दिया है, बाकी और उसने भी मेरे हिसाब से गूगल मारा है। ठीक है। आज के समय 9 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, पहले मैं 6 डीम्ड यूनिवर्सिटी बताता था, और इसीलिए मेरा हर बैच तुम बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पिछले बैच में जितनी भी बातें अपडेट होंगी वो इस बैच में मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा, है ना। तो अभी तक मैं 6 डीम्ड यूनिवर्सिटी लिखवाता था, लेकिन इस बैच के अंदर हम 9 डीम्ड यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे। कितनी? 9 डीम्ड यूनिवर्सिटी है आज के समय हरियाणा के अंदर। स्टेट यूनिवर्सिटी 21 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1 है, उत्कृष्ट संस्थान 1 है। ठीक है। तो तमाम अपडेटेड आंकड़े मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलेगा। स्थापना जो हुई थी इसकी वो 1997 के अंदर। गिफ्ट का नाम लेते तो तुम फटाफट रिप्लाई करते हो, क्या बात है। स्थापना जो है वो 1997 के अंदर नैनवाल गांव में। नैनवाल, और नैनवाल कहाँ पड़ता है? मानेसर के नजदीक पड़ता है। नैनवाल कहाँ पड़ता है? मानेसर के नजदीक।
बिल्कुल, सोनिया रंगा मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है भिवानी से। हाँ। अच्छा, मैंने छह अच्छा, पिछली क्लास में बता दिया था क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी छह? हाँ। अब नौ कर लेना बच्चों, ठीक है? क्योंकि मैं इसको कल पढ़ रहा था दोबारा से, मैं भी अपडेट होता रहता हूं। तो कल मैं जब पढ़ रहा था ना, तो नो डीम्ड यूनिवर्सिटी अब अपडेट हो चुकी हैं, जो ऑथेंटिकल डेटा होगा, ठीक है, जो नई रिपोर्ट आई है। अब जैसे मैं आपको इस बैच में आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, आप लोगों को पता नहीं चलती, और टीचरों को भी पता नहीं चलती जब तक वो टीचर पढ़ते नहीं है ना। तो मैंने कल इसको अच्छे से पढ़ा है दोबारा से। एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से मैंने कल पढ़ा, और बहुत अच्छी अच्छी बातें और सीखी है मैंने। तो बहुत तगड़ी तगड़ी बातें एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं तुम्हें बताऊंगा। अच्छा, भिवानी की नहीं है क्या? तो मेरे पास एक और सोनिया रंगा है शायद, फिर वो भिवानी से होंगी, है ना? मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में एक सोनिया रंगा है। अच्छा, आप दूसरी होंगी, हो सकता है आप दूसरी हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी 24 हैं, और स्टेट यूनिवर्सिटी 21 हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी 9 है। उत्कृष्ट संस्थान एक है। टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हरियाणा में 56 है, 56 है। ये करवाऊंगा मैं आपको, आगे करवाऊंगा, ठीक है? HREC की स्थापना 1987, 1987। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे NSG कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर। ये भी बच्चों आपका मानेसर में है। मानेसर, गुरुग्राम। और यहां पर चर्चा करें हम, पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान है यहां पर। पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान है सोहना में। सोहना, गुरुग्राम। तो कर लीजिएगा एक बार जल्दी से नोट, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। NSG की जो स्थापना है वो तो 1986 में हुई। NSG की स्थापना 1986 में। NSG की स्थापना 1986 में मेरे बच्चों। बिल्कुल, लाइव बच्चे कम आते हैं, रिकॉर्डेड पढ़ना ही पसंद करते हैं बच्चे, ये तो मैंने देख लिया है ना? तो ऐसे तो तुम लोगों का सिलेबस बहुत जल्दी मैं कंप्लीट करवा दूंगा ना, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड तो 3 3 4 4 क्लास रिकॉर्ड कर सकता हूँ। NSG जो होगा मेरे भाई,
अच्छा, एनएसजी जो स्थापना है, सॉरी, 1984 1984 के अंदर एनएसजी की स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी की जब गोली मार के हत्या कर दी जाती है, उसके बाद एनएसजी यूनिट बनती है। तो एनएसजी यूनिट जो है ना, उसकी स्थापना 1984 के अंदर हुई है। ठीक है, एनएसजी यूनिट की स्थापना 1984 के अंदर, और उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो एनएसजी का ट्रेनिंग सेंटर की बात कर रहे हैं, यूनिट की बात नहीं कर रहे। एनएसजी यूनिट जो है वो दिल्ली के अंदर है, लेकिन ये एनएसजी कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर है जो मानेसर के अंदर है, और इसकी स्थापना मेरे बच्चों कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो एनएसजी की यदि हम बात करें, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में, और गोली मार के जब उनकी हत्या कर दी गई थी तो भारत के अंदर वीवीआईपी लोगों को सुरक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से, और भारत के अंदर वो ताकतें जो देश को अंदर से कमजोर करना चाहती हैं, उन ताकतों को ठिकाने लगाने के पर्पज से बच्चों एक यूनिट का गठन किया गया था। उसी को हम ब्लैक कैट कमांडो भी बोलते हैं, ब्लैक कैट कमांडो बोलते हैं, एनएसजी कमांडो बोलते हैं। ठीक है, 1984। हाँ, चैत और साड, अंकित कौशिक, बिल्कुल चैत का महीना भी आप बोल सकते हैं, चैत और साड के महीने में, दोनों महीने आप कर लीजिएगा। चैत के महीने में भी लगता है मेला, साड के महीने में भी लगता है। साड वाले की ज्यादा मान्यता है, बस ये है, ज्यादातर लोग साड के महीने में जाते हैं। चलो फिर अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं पर्यटन स्थलों की। गुरुग्राम के अंदर पर्यटन स्थलों की बात करेंगे, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। बच्चों, पर्यटन स्थलों की यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहला जो पर्यटन स्थल आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, वो ध्यान रखना है समा। समा पर्यटन स्थल। समा पर्यटन स्थल को चलाता कौन है? हरियाणा पर्यटन निगम चलाता है, जिसे हम एचटीसी बोलते हैं, और ये आपका गुरुग्राम में है। समा पर्यटन स्थल कहाँ है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बारबेत। अगला पर्यटन स्थल है बारबेत। और मैं आपसे पूछूं कि बारबेत नाम का पर्यटन स्थल कहाँ है, तो आपको बोलना है ये सोहना में है। सोहना के अंदर है। नेक्स्ट है बच्चों उरुस्वती संग्रहालय। यहाँ एक म्यूजियम भी है उरुस्वती, और उरुस्वती संग्रहालय भी कहाँ है? गुरुग्राम। पहले पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, उरुस्वती संग्रहालय कहाँ है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट है बच्चों गोपालगिरी का दुर्ग। कुछ ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की बात करें, हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो गोपालगिरी का जो दुर्ग है ये भी गुरुग्राम में है। और इसके निर्माण की जब चर्चा करेंगे तो इसका निर्माण आपको बोलना है गुलाम वंश के शासक बलबन के द्वारा करवाया गया था। और इस दुर्ग के अंदर बलबन ने अपनी एक सैन्य टुकड़ी को स्थापित किया था, जिसके चलते मेवात क्षेत्र में शांति स्थापित की जा सकी थी। तो निर्माण जो है बच्चों इसका बलबन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर बेगम समरू का महल है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बच्चों पर्यटन स्थल है। बेगम समरू का महल, अंग्रेजों ने बेगम समरू को हरियाणा का गुड़गांव और करनाल सौंपने का काम किया था 1803 में, और बेगम समरू ने इन क्षेत्रों के ऊपर शासन चलाने के लिए बच्चों अपना निवास स्थान बनाया था जाडसा गांव के अंदर। तो बेगम समरू का जो महल है वो कौन से गांव के अंदर बना हुआ है? जाडसा गांव के अंदर वो बना हुआ है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों यहाँ पर भीमकुंड झील।
भीमकुंड झील को बच्चों पिंचाखेड़ा जोहड़ के नाम से भी पुकारा जाता है। पिंचाखेड़ा जोहड़ के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। नेक्स्ट है घाटा झील। यहाँ पर एक और झील है पर्यटन के लेकर, घाटा झील। और घाटा झील कहाँ होगी? गुरुग्राम में। नेक्स्ट है मेरे बच्चों बसई झील। बसई नाम के इलाके में है बसई। लेकिन बसई जो झील है ये आपको ध्यान रखना है, कैसी झील है? एक है वेटलैंड लेक है बच्चों ये। वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि, मतलब सेम वाला एरिया। ये एक वेटलैंड लेक है, आर्द्र भूमि झील है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सुल्तानपुर झील। ये बच्चों फर्रुख नगर में है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पूरा का पूरा प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। इसको 2021 के अंदर रामसर सथरों की सूची में भी शामिल किया गया। फर्रुख नगर गुरुग्राम। सुल्तानपुर गांव जो आता है ये फर्रुख नगर तहसील में आता है। तो सुल्तानपुर झील आपसे पूछे तो आपको देखना है फर्रुख नगर दे रखा है तो सबसे पहले फर्रुख नगर बोलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे शीश महल की। मेरे बच्चों महल है तो किसी ना किसी व्यक्ति का निवास स्थान होगा, और शीश महल जो है इसका निवास स्थान रहा है ये फौजदार खां का। ये फर्रुख नगर में है। फर्रुख नगर के अंदर है, ठीक है। शीश महल जो है मेरे बच्चों ये लाल किले की तर्ज पर बनाया गया है। लाल किले की नकल भी बोल दिया जाता है। लाल किले की नकल भी बच्चों इसे बोल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोहना का किला है यहाँ। निर्माण 18वीं सदी में राजा सोहन सिंह द्वारा। राजा सोहन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है मेरे बच्चों यहाँ दमदमा झील। ये दमदमा गांव में है। दमदमा जो गांव है ये सोहना तहसील का गांव है बच्चों, और ये सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी ये प्राकृतिक झील है बच्चों।
ये जो दमदमा है बच्चों, इसे एडवेंचर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। एडवेंचर पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहां पर गर्म पानी का चश्मा है। चश्मे को हम तालाब बोल सकते हैं, कुंड बोल सकते हैं। ये सोहना में है बच्चों। आपसे पेपर में यह भी पूछा जाता है कि इसका जो पानी है वो गर्म किस कारण से रहता है, तो गंधक या सल्फर के कारण। तो यहाँ की पाए जाने वाली मिट्टी में गंधक और सल्फर की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। गंधक या सल्फर की मात्रा पाए जाने के कारण। अब सोचने वाली बात यह है कि यहीं पर गंधक और सल्फर की मात्रा मिट्टी में ज्यादा क्यों है, क्योंकि बच्चों बताया जाता है कि यहाँ पर पहले कोई ना कोई ज्वालामुखी फटा था। तो ये जो झील है बच्चों, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनी हुई झील बताई जाती है, वोल्केनिज्म प्रोसेस। नेक्स्ट पर्यटन स्थल है किंगडम ऑफ ड्रीम। भारतीय कला व संस्कृति का ये प्रतीक है। भारतीय कला व ये संस्कृति का क्या है मेरे बच्चों, प्रतीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही हम करेंगे, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। ठीक है बच्चों, और कल की क्लास में हम गुरुग्राम जिले को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, और मैं आप लोगों को फिर तीसरा जिला जींद के रूप में विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू। आप सभी को ढेर सारा प्यार। और किसी भी बच्चे को यदि कोई इशू आता है तो जो फैसिलिटी आप लोगों को इस एप्लीकेशन में दी गई है मैसेज की, आप मैसेज के थ्रू उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। कई बार आपकी एप्लीकेशन के ऊपर सस्पिशियस एक्टिविटी शो कर जाती है, तो पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो 10-15 मिनट के बाद मैं अपने आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया करूंगा, है ना। तो कोई भी इशू आता है तो आप लोग पैनिक मत हुआ करो। ठीक है, हाय तौबा मत मचाया करो कि मेरा पैसा लुट गया, मेरा क्या होगा। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी मेरी इंटेंशन नहीं रहती है कि मैं आपका पैसा लूटूं या गलत तरीके से मैं पैसा कमाऊं। ठीक है, तो जो भी इशू आएंगे, एप्लीकेशन है, टेक्निकल चीजें हैं, कोई ना कोई इशू आ सकता है, तो पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और समय रहते अच्छे तरीके से आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।